Students, today we are going to revise the course of revolt, means the area where the revolt spread. Okay, जहाँ जहाँ पर revolt spread हुआ, we all know that it was started at Meerut, but it spread in almost northern area. Okay, northeast area में ये mainly spread हुआ था. So in this we are going to discuss about the area. Okay, the regiment of soldiers revolted on May 10, 1857, and they just marched towards the Delhi. Okay, वो दिल्ली की तरफ चलना स्टार्ट हो गए, and they broke open the prison and released the imprisoned soldiers. उन्होंने जेलें तोड़ दी, क्योंकि जिन सोल्जर्स को, वी ऑल नो दैट व्हाट इज़ द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवॉल्ट, दैट सोल्जर्स रिफ्यूज टू यूज़ द ग्रीस्ड कैटरेजेस. सोल्जर्स ने जो ग्रीस्ड कैटरेजेस थे उन्हें यूज़ करने से मना कर दिया था, और जिन्होंने मना किया था उन्हें कोर्ट मार्शल कर दिया था. कोर्ट मार्शल मीन्स कि उन्हें जॉब से हटा दिया था और उन्हें इम्प्रिजनमेंट में भेज दिया था. ओके, दे सेंटेंस टू 10 ईयर इम्प्रिजनमेंट. उन्हें कैद हो गई थी, जेल हो गई थी 10 साल की. ठीक है, बिकॉज दे हैड रिफ्यूज्ड टू यूज़ द ग्रीस्ड कैटरेजेस. ओके, सो soldiers of Meerut cantonment started the revolt, and they just broke open the prisons. उन्होंने जो जेलें थी उन्हें तोड़ दिया और वहाँ से अपने फ्रेंड्स को, अपने सोल्जर्स को रिलीज़ करवा लिया. ओके, दे मार्च टू दिल्ली ऑन मई में वो दिल्ली की तरफ मार्च उन्होंने स्टार्ट की May 11. ओके, एंड टुक ओवर द कंट्रोल अंडर बहादुर शाह जफ़र सेकंड, और उन्होंने दिल्ली के बहुत बड़े एरिया पर बहादुर शाह जफ़र सेकंड की लीडरशिप में कंट्रोल कर लिया. ओके, देन द रिवॉल्ट स्प्रेड टू द अदर प्लेसेस लाइक कानपुर, बिथुल, अवध, झांसी. इन सब एरियाज़ में भी रिवॉल्ट स्प्रेड हुआ. इन कानपुर इट इज़ लेड बाय नाना साहेब, एंड इन बिथुल इट इज़ लेड बाय तांत्या टोपे. अवध में बेगम हज़रत महल जो थे उन्होंने ये रिवॉल्ट लीड किया. और उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई जो कि झांसी की रानी थी, उन्होंने ये रिवॉल्ट अपने एरिया में स्टार्ट किया. ओके, एंड द रिवॉल्ट ऑल्सो स्प्रेड टू बरेली, आगरा, बनारस एंड अदर प्लेसेस. यानी कि मेनली जो भी एरियाज़ थे वो कौन से थे? द एरियाज़ आर मेरठ, बरेली, बनारस, कानपुर, ग्वालियर, झांसी. इन एरियाज़ में इट मीन्स द नॉर्दर्न पार्ट, जो यूपी वाला पार्ट है, उस पार्ट में किंग्स ने रिवॉल्ट स्टार्ट किया. ओके, बट द एरिया पंजाब एंड हैदराबाद, ग्वालियर, ये एरियाज़ रिवॉल्ट से दूर ही रहे. ठीक है, दे डिड नॉट जॉइन द रिवॉल्ट. सिख रेजिमेंट ने, सिख लीडर्स ने पंजाब, जहाँ जिनके अंडर पंजाब था, उन्होंने इस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया. हैदराबाद के निज़ाम्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया. सिंधिया ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया, जो ग्वालियर पे कंट्रोल कर रहे थे. ओके, एंड मद्रास और बॉम्बे रेजिमेंट, दे ऑल्सो डिड नॉट ज्वाइन द रिवॉल्ट. बॉम्बे और मद्रास रेजिमेंट ने भी ज्वाइन नहीं किया. अफ़गान और गोरखा, यानी कि जो नेपालीज थे, उन्होंने और अफ़गान्स ने भी इस रिवॉल्ट को ज्वाइन नहीं किया, एंड दे जस्ट लॉयल टू द ब्रिटिशर्स. ओके, द रिवॉल्ट वॉज स्टार्टेड बाय द सिपॉइज, बट द पार्टिसिपेंट्स वर पीजेंट्स एंड द आर्टिजन्स ऑल्सो. ओके, एंड द कॉमन पर्सन जब इसमें इन्वॉल्व हो गया, रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया, देन इट गेव द स्ट्रेंथ टू द रिवॉल्ट. इस रिवॉल्ट को उन्होंने स्ट्रेंथ दी, स्ट्रॉन्ग बनाया, क्योंकि सभी अब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे, तो इसके कारण ये रिवॉल्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था. इट वॉज अ ग्रेट इवेंट, बट it was suppressed by the Britishers because there is a lack of unity among the leaders, among the kings and among the
पर्सन्स, लोगों के बीच में यूनिटी नहीं थी, उनकी जो थिंकिंग थी वो आपस में नहीं मिलती थी, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आई और इस प्रॉब्लम के कारण ही हमारा जो ये रिवॉल्ट था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये ब्रिटिशर्स ने सप्रेस कर दी, दबा दी. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फेलियर. ये फेल क्यों हुआ? आपने अभी कहा कि ये फेल हो गया है, तो ये फेल क्यों हुआ था? व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट? द अपराइजिंग हैड बीन प्लान फॉर मंथ्स. ये जो प्लानिंग थी कि हमें रिवॉल्ट करना है, ये प्लानिंग कई सालों से चल रही थी, कई महीनों से, कई सालों से इस प्लानिंग को वो चला रहे थे, वर्किंग में थी ये प्लानिंग. बट इट ब्रोक आउट बिफोर द अपॉइंटेड डेट. पर जो डेट अपॉइंट की थी उससे पहले ही होगी. जस्ट इमेजिन कि आपके एग्ज़ाम हमने सितंबर में रखे हैं, हमने अपॉइंट कर दी, डेट एक फिक्स कर दी सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर, और उसके बाद हमने ले लिए ये अगस्त में. तो क्या होगा? अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, प्रिपरेशन प्रॉपर नहीं होगी, फेल हो जाएंगे. सो सेम हैपन कि जो डेट फिक्स की गई थी रिवॉल्ट की, इट वाज समथिंग एल्स, बट द रिवॉल्ट स्टार्टेड ऑन अनदर डेट बिफोर द अपॉइंटेड डेट. जो डेट फिक्स की थी उससे पहले ही ये रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया. ओके, इट डिड नॉट गो अकॉर्डिंग टू द प्लान एज द रेवोल्यूशनरीज फेल्ड टू स्प्रेड इट बियॉन्ड सेंट्रल इंडिया एंड दिल्ली. ये प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं हुई और इसीलिए ये स्प्रेड भी नहीं हुई हर जगह. रीज़न कि वही प्लान्ड नहीं थी. मेरठ में जल्दी स्टार्ट कर दी क्योंकि बैरकपुर से न्यूज़ आ गई थी कि वहाँ पर मंगल पांडे को फायर कर दिया, उसको मार दिया है. ठीक है, तो इसलिए ये अपॉइंटेड डेट से पहले स्टार्ट हो गया. और जैसा रेवोल्यूशनरीज चाहते थे, क्रांति करने वाले लोग चाहते थे कि ये पूरे इंडिया में स्प्रेड हो, बट ये इंडिया में स्प्रेड नहीं हुई. ये कहाँ तक रह गई? इट जस्ट ओनली स्प्रेड टू द एरिया ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड दिल्ली. इन्हीं एरियाज़ में ये स्प्रेड हुई, इससे बाहर इंडिया के अलग पार्ट्स में स्प्रेड नहीं हुई. ओके, इफ़ द प्लान हैड गॉन एज द पर शेड्यूल, द रिवॉल्ट वुड हैव ब्रोकन out in many parts of India simultaneously, and it would have been difficult for Lord Canning to control the revolt. अगर ये रिवॉल्ट एक साथ इकट्ठा हर जगह पर स्टार्ट होता, अब अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग टाइम पे स्टार्ट हुआ, तो ब्रिटिशर्स को टाइम मिल गया उसे कंट्रोल करने का. बट इफ़ द रिवॉल्ट स्टार्ट एट द सेम टाइम इन ऑल ओवर द इंडिया, तो ब्रिटिशर्स के पास इतनी ज़्यादा पर्सन्स तो थे नहीं. जितने भी सोल्जर्स थे वो इंडियन थे मैक्सिमम, और इंडियन सोल्जर्स ने रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया था. तो अगर ये एक साथ सभी जगह पर स्टार्ट होता तो ब्रिटिशर्स के पास इतनी आर्मी नहीं थी कि वो इसे सप्रेस कर सके. ओके, बट ये अलग अलग टाइम पे स्टार्ट हुआ, तो लॉर्ड कैनिंग जो था उसके पास टाइम मिला, उसके पास ब्रिटेन से सोल्जर्स आ गए जो उसकी हेल्प कर सकते थे. ठीक है, तो अगर ये एक साथ स्टार्ट होता तो ये लॉर्ड कैनिंग के लिए डिफ़िकल्ट रहता कि वो इस रिवॉल्ट को कंट्रोल कर सके. ओके, नाउ हु वाज लॉर्ड कैनिंग? ही वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट दैट टाइम. उस टाइम का इंडिया का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज देयर वाज नो यूनिटी अमंग द रिबल्स. जो लोग रिवॉल्ट कर रहे थे उनमें यूनिटी नहीं थी. देयर इज़ नो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म. कोई नेशनलिज्म का, यानी कि हम एक नेशन को बिलोंग करते हैं, वी ऑल आर इंडियन, ऐसा कोई भी आइडिया नहीं था, ऐसा कोई भी एक थिंकिंग डेवलप नहीं हुई थी. ओके, एंड देयर वाज नो कॉमन आइडियोलॉजी अमंग द रिबल्स. सिपाही ऑफ बंगाल वांटेड टू रिवाइव द ग्लोरी ऑफ मुगल्स. नाना साहेब तांता टोपे ट्राइड टू रीएस्टैब्लिश देयर रूल. ओके, एंड रानी लक्ष्मीबाई फॉट फॉर देयर ऑन किंगडम. हर कोई अपने अपने एरिया के लिए फाइट कर रहा था. नोबडी वाज फाइटिंग फॉर द नेशन. कोई भी एक नेशन के लिए फाइट नहीं कर रही थी, हर कोई अपने अपने एरिया को सिक्योर कर रहा था. ठीक है, अब यहाँ पे बताया कि जो सिपाही लड़ रहे थे वो किस लिए लड़ रहे थे? बंगाल में मुगल्स को रीएस्टैब्लिश करने के लिए.
नाना साहब और तात्या टोपे लड़ रहे थे कि उन्होंने मराठास को रीएस्टैब्लिश करना था, और रानी लक्ष्मीबाई अपने किंगडम को सेव करने के लिए लड़ रही थी। सेम एज बेगम हजरत महल भी अपने किंगडम को सेव करने के लिए लड़ रही थी। तो सब अपने अपने एरिया को सेव कर रहे थे, कोई पूरे इंडिया को, पूरे नेशन को सेव नहीं कर रहा था। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि यूनिटी नहीं थी। नेक्स्ट इज राइजिंग वॉज नॉट वाइड स्प्रेड। राइजिंग हर तरफ नहीं फैली। इट वॉज लिमिटेड टू नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। ये सिर्फ नॉर्थ के एरिया में, यानी कि यूपी वाले एरिया में, और झांसी जो सेंट्रल में आ जाता है उस एरिया में ही स्प्रेड हुई थी। सिख, निज़ाम, सिंधिया, दे वर जस्ट लॉयल टू द ब्रिटिशर्स। वो ब्रिटिशर्स के साथ ही थे, उन्हीं को हेल्प कर रहे थे, और दे जस्ट डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द रिवॉल्ट। उन्होंने रिवॉल्ट में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं दिखाई थी। दिस इज़ द रीज़न के ब्रिटिशर्स ने ये जो म्यूटिनी थी, ये जो विद्रोह हुआ था, इसे सप्रेस कर दिया विद द हेल्प ऑफ सिंधिया, निज़ाम एंड सिख रेजिमेंट्स। ओके, नेक्स्ट इज द रिबेल्स कुड नॉट मैच द सोफिस्टिकेटेड एंड मॉडर्न वेपन्स एंड डिसिप्लिन आर्मी ऑफ ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर्स के पास न्यू वेपन्स थे, मॉडर्न वेपन्स थे, जबकि जो इंडियन सोल्जर्स थे, इंडियन आर्मीज थी, उनके पास मॉडर्न वेपन्स नहीं थे। तो ये बहुत बड़ा रीज़न था। ब्रिटिशर्स की कम्युनिकेशन सिस्टम और मिलिट्री स्ट्रेटजीज़ भी बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, ऑर्गेनाइज्ड वे में वर्क कर रहे थे वो। ओके, बट देयर इज़ नो यूनिटी, और कोई प्लानिंग भी नहीं थी, कुछ प्रॉपर वेपन्स नहीं थे। तो ये सब रीजंस रहे कि हमारा जो रिवॉल्ट है वो सप्रेस हो गया। ओके, द लास्ट वन इज लीडरशिप ऑफ रिवॉल्ट वॉज नीदर स्ट्रॉन्ग एंड नॉर गेव द डायरेक्शन। जो लीडर्स थे, यानी कि बहादुर शाह जफ़र जो मेन लीडर थे वो, और साथ में अदर लीडर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। ओके, और वो कोई प्रॉपर डायरेक्शन भी नहीं दे रहे थे सोल्जर्स को, पीजेंट्स को, कि किस वे में रिवॉल्ट करना है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही कि कोई भी डायरेक्शन गिवन नहीं थी और ना ही स्ट्रॉन्ग एक लीडरशिप थी। ओके, सो दीज आर द मेन रीजंस जिनके कारण हम इस रिवॉल्ट में डिफीट हुए। ओके, नाउ द रिजल्ट्स ऑफ द रिवॉल्ट। रिवॉल्ट के क्या रिजल्ट्स आए? नवंबर 1858, ओके, ऑन नवंबर 1858 क्वीन विक्टोरिया एज्यूम द टाइटल ऑफ एम्प्रेस ऑफ इंडिया। क्वीन विक्टोरिया ने खुद को इंडिया की एम्प्रर एज्यूम कर लिया, खुद को अब एम्प्रर बता दिया कि यहाँ की रानी कौन है, क्वीन विक्टोरिया। ओके, और कंपनी का रूल जो था, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल, वो एंड हो गया इसके साथ ही। ब्रिटिश क्राउन टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। A Secretary of State was appointed by the British Parliament to look after the governance of India with the help of Council. एक सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया इंडिया में, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक गवर्नर था, जो यहाँ पर उन्हें रिप्रेजेंट कर रहा था और उन्हें इंडिया की प्रॉब्लम्स या इंडिया में क्या चीज़ों की ज़रूरत है इस बारे में बता रहा था। ओके, एंड उसको क्या टाइटल दिया गया? वाइसराय। उसका नेम वाइसराय बताया गया और वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन था। ओके, द ब्रिटिश रीऑर्गेनाइज द आर्मी टू प्रिवेंट फ्यूचर रिवॉल्ट। ब्रिटिशर्स ने आर्मी को दोबारा से ऑर्गेनाइज किया ताकि नेक्स्ट फ्यूचर में कोई भी रिवॉल्ट ना हो। द पॉलिसी ऑफ रूथलेस कंक्वेस्ट एंड एनेक्सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरीज वॉज गिवन अप। जो एनेक्सेशन की पॉलिसीज़ थी उन्हें ख़त्म किया गया कि बिना बात के आप किंग की एरिया को, किंगडम को अपने ब्रिटिश किंगडम में ज्वाइन नहीं करेंगे। ओके, तो इंडियन प्रिंसेस को भी ये कहा गया कि उन्हें उनका एरिया वापस मिल जाएगा। ओके, दैट देयर स्टेट्स वुड नॉट बी एनेक्स्ड एंड वर ग्रांटेड द फ्रीडम ऑफ एडॉप्शन, कि अगर उनके कोई बेटा नहीं है तो वो किसी भी बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं, उनकी किंगडम को ब्रिटिश किंगडम में मर्ज नहीं किया जाएगा। फुल रिलीजियस फ्रीडम मिला कि अब फोर्सफुली कन्वर्जन नहीं हो रहा था इंडियंस का क्रिश्चियंस में, हिंदुओं का क्रिश्चियंस में। ओके, एंड दे ऑल्सो गेव द एश्योरेंस दैट हाई पोस्ट वुड बी गिवन टू देम विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कि इंडियन सोल्जर्स को भी हाई पोस्ट गिवन की जाएगी
कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि ओनली द ब्रिटिशर्स और द फॉरेन सोल्जर्स वुड गेट द हायर पोस्ट, ठीक है। सो दीज आर द रिजल्ट्स, कि ये रिजल्ट्स हैं जिसके हुए आफ्टर द रिवॉल्ट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चेंजेस किए इंडिया में। ओके, सो यू हैव टू रीड अबाउट दैट, आपको इन सब के बारे में रीड करना है, क्लियर। एंड द वन दैट इज लेफ्ट इज सप्रेशन ऑफ रिवॉल्ट। रिवॉल्ट को सप्रेस कैसे किया गया? ब्रिटिशर्स ने दिल्ली को फ्री करवा लिया, जो एपिक सेंटर था जहाँ से रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था। ओके, कश्मीरी गेट वॉज ब्लोन अप, हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर मैस्कर्ड। कश्मीरी गेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिवॉल्ट को रोकने के लिए वर्क किया गया और बहुत से लोग इसमें मारे गए। बहादुर शाह जफ़र जो थे मुग़ल एम्परर, उन्हें रंगून भेज दिया, एग्जाइल्ड टू रंगून, रंगून में कैद कर दिया गया उन्हें। एंड हिज सन वॉज क्रूली शोट डाउन। उनके बेटे जो थे, 2 बेटे थे, उन्हें गोली मार दी गई बिकॉज दे वर गिल्टी ऑफ द मर्डर ऑफ इंग्लिश मैन, विमेन और चिल्ड्रन, क्योंकि उन्होंने रिवॉल्ट के टाइम में इंग्लिश विमेन, चिल्ड्रन और मैन को जला दिया था, मार दिया था। ये रीज़न था कि बहादुर शाह जफ़र के बेटों को भी मार दिया। ओके, अब दिल्ली पर कंट्रोल कर लिया और बहादुर शाह जफ़र को इम्प्रिजनमेंट में भेज दिया। सेम Lucknow was recaptured in 1858. Rani Lakshmibai was killed in this battle. तांत्या टोपे was captured and hanged to death. तांत्या टोपे को भी पकड़ लिया और उन्हें फांसी पर लटका दिया। तो by this way they suppressed the revolt. Britishers ने revolt suppress किया। And with that we have completed the chapter. Revise the full chapter and you have to just learn the topics. Okay, thank you and have a nice day.